हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। सवाल बहुत बड़ा है कि हम जमहूरियत के नाम पर आखिर किस राह पर चल निकले हैं। हम अपने ही रियासती इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। कभी हम इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बना देते हैं, कभी हम नैब को मुतनाज़ बना देते हैं, पार्लिमान को हमने मुतनाज़ बना कर रख दिया है और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को हम मुतनाज़ बनाते हैं और अब अदलिया पर हम वार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसका फ़ायदा किसको पहुँच रहा है, यानी मुल्क की मफाद से क्या बालातर है ये तमाम चीज़ें और आगे जाके इसका अंजाम क्या होगा। ऑपोजिशन अगर इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार है तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि शायद हुकूमत इससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है। और जब अदलिया की बात होती है और फिर मुतनाज़ा बनाने की बात होती है, इंतशार फैलाने की बात होती है, उस पर सवालात खड़े करने की बात होती है, तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब को कुछ कहना पड़ा। कल वो ये बात कह भी रहे थे। क्या कह रहे थे, छोटा सा क्लिप है, ज़रा सुनिएगा। किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने जो अपने फैसले दिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूं, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं रुकवाएं, ख़त्म कराएं लोगों का। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। आमिर महमूद कियानी साहब MNA है, जनरल सेक्रेटरी PTI, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर अफरानुल्लाह खान साहब सेनेटर PMLN इस्लामाबाद स्टूडियो में साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और उसके साथ ही मोस्ट रेलिवेंट गेस्ट सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। सरदार साहब, लतीफ़ खोसा साहब, चूँकि मैंने इसीलिए कहा कि आप मोस्ट रेलिवेंट हैं और जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने ये बात भी की है, क्या मिल रहा है कि इदारों के ऊपर से भरोसा ख़त्म कर रहे हैं या इंतशार फैला रहे हैं या लोगों को अगर हम गुमराह कर रहे हैं, तमाम रियासती इदारों को यके बाद दीगरे हम मुतनाज़ा बनाते चले जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, चीफ जस्टिस साहब काजी उल कज़ाक सबसे बड़ा जुडिशल ओहदा है। पेटर फेमिलियस की हैसियत से ही इज फादर ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूशन। पहले वो ज़रा चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला साहब की तो तकरीर को ज़रा सुन लें, जिन्होंने खुद कहा कि हाँ, हम वी कांट बरी आवर हेड इन द सैंड में, कि वी हैव टू, हमें देखना चाहिए कि हमारे से भी गलतियां हुई हैं। फिर हवाले भी दिए 2 केसेस के। फिर किस तरह से चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि हम बिल्कुल पवित्र हैं और हमारा जो है सारा निज़ाम, उन्होंने एक ऊपर से लेके नीचे तक कहा कि मेरी अदलिया तो बहुत सही डिलीवर कर रही है। मुझे एक बात कहने की इजाज़त दीजिएगा, बहुत अदब से। एक बच्चे से भी गली में पूछ लें कि क्या इस मुल्क में इंसाफ मिल रहा है, क्या इंसाफ के दोहरे मयार नहीं है, क्या खुद चीफ जस्टिस और आपके फैसला जात में ये नहीं है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है इस मुल्क में? क्या आपके अपने फैसले जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर, नुसरत भुट्टो से लेकर, ज़फ़र अली शाह से लेकर, क्या आप खुद जो है ज़रा गौर कीजिएगा, अपने गिरेबान में देखिए, क्या आपने लेजिटिमाइज हर डिक्टेटर को नहीं करते आए हैं? और क्या फिर उसके बाद आपने उनको आइन तक तरमीम करने की इजाज़त दे दी? जो नालिश उन्होंने मांगी ही ना थी वो भी दे दी गई। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें खुद अपने ताईं भी झांकना पड़ेगा। और फिर अगर रिसेंटली उन प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं जो माजी में सेट हो चुके हैं, नहीं, अब भी देख लीजिए, अब भी जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी। अब भी देख लीजिए, की बात का भी जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आ जाता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो पवित्र वाली बात की, तो मेरा ख्याल है माजी तो है, देयर इज अ पास्ट ऑफ एवरी लाइक इंस्टीट्यूशन या आप उनको जो भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं।
लेकिन आज अगर हम हर इदारे को इस तरह से फिंगर पॉइंट करेंगे जो अभी हो रहा है, और जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आप इन लोगों को गुमराह ना करें, मतलब अगर एक चीज़ है जो हो रही है लेकिन अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर करके और बिल्कुल बता दें कि जी यहाँ पर ऐसा ही होता है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, फिर तो रियासत से क्या रह जाता है हमारे पास। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, गलती किससे नहीं होती? अदारों से भी होती है, पॉलिटिशियन से नहीं होती, क्या बाकी लोगों से नहीं होती? क्या आपने उस गलती को रख के उस अदारे को डिमोलिश करना है, उसको ख़त्म करना है? इंडिविजुअल्स को लेकर आप डिमोलिश करेंगे कि अगर 2 फैसले 4 फैसले ऐसे आए भी, कुछ इवेंट्स हुए भी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन गरीब आदमी को अगर आप नीचे चले जाएं, उसको उम्मीद होती है कि अदारे हैं, कुछ उम्मीद तो होती है और डिलीवर भी हो रहा है। ये नहीं कि बिल्कुल ही नाकस है, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो रहा है और अदारे सर्व भी कर रहे हैं। लेकिन जब पॉलिटिशियन नॉन लोग इनको आके इनकी बैशिंग करते हैं और ये चाहते हैं कि ये अदारे ख़त्म हो जाएं और टोटल कंट्रोल हमारे पास आ जाए, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप फिर आपके पास क्या अल्टरनेट क्या है अगर आपने इंसाफ नहीं देना। इदारे मजबूत किसने करने? देखें ना, ये हुकूमतें 40-50 साल से हुकूमतें कर रहे हैं। आज अगर ये बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इनके ऊपर आता है कि आपने क्या किया। आपने देखें, झूठे एफिडेविट दिए गए पहले। देखें ना, ये सिर्फ एक वन साइडेड नहीं है, खत दिए गए कतरी झूठ बोला गया। आज भी अगर ये माजी करीब में जो इवेंट हुए हैं, जिसमें एक और माशाल्लाह वो आ गया, एक नया मसवदा, एक लेटर आ गया, तो ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं। और अदारों को आप या तो आपने बहुत अच्छा, इसी तरह इन्होंने सर इनकी गलतियां गिनवाने से पहले मेरा तो सवाल ये था कि इदारों को आपने कितना मजबूत किया। कुछ इदारों को इन्होंने मुतनाज़ा बनाया, कुछ को आपने मुतनाज़ा बनाया। अगर पार्लियामान की बेतौकीरी की बात करते हैं तो आपने पार्लियामान को उसका ड्यू रिस्पेक्ट उसकी नहीं दी। वज़ीर आज़म साहब कभी पार्लियामान को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो आए। बिल्कुल गलत बात है। देखें, आप इवेंट्स देखें, पहले दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब दाखिल हुए, फर्स्ट डे, अगर ये बात हम पे आती है, पहले दिन शोर शराबा किया। तो क्या हुआ? नहीं, सुन लें, इन्होंने उस दिन से लेकर आज तक कभी हमारे साथ बैठने की कोशिश भी नहीं की। हमने कहा, इन्विटेशंस भी दी। मैं आपको ये सर बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने कभी ऑपोजिशन लीडर से हाथ बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कितनी दफा हाथ मिलाया प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामान में आके शहबाज शरीफ साहब से? कितनी दफा जाके बिलावल भुट्टो जरदारी से हाथ मिलाया उन्होंने? यासिर जो पहले दिन था ना, उस दिन हाथ मिलाया था, जो फर्स्ट डे जिस दिन शोर शराबा, उसके बाद जब उसके बाद कभी हाथ नहीं मिलाया। लेकिन उसमें होता है पार्लियामान में कोई उसमें एक बात ये भी है कि देखें, हमने जो शोर मचाया वो अपोजिशन का काम था। आपने जो कुछ किया जब हम हुकूमत में थे, हमने उसका अगर 10% भी नहीं किया आज तक। आप लोगों ने एजेंसियों के साथ मिलके हमारी हुकूमतें गिराने की कोशिश नहीं, आप लोगों ने एजेंसियों के साथ मिलके हुकूमत गिराने के लिए कहते हैं कोशिश की। आप लोगों ने लंदन प्लान बनाया, आप लोगों ने क्या कहते हैं, उसके बाद जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट था उसको आने नहीं दिया। आपने सीपैक को क्या कहते हैं सैबोटाज किया। आपने कहा बिजली के बिल जलाओ, आपने कहा सिविल नाफरमानी करो, आपने आप लोगों ने कहा कि टैक्स ना दो। तो ये तो हमने क्या किया और आपने क्या किया तो सारा पाकिस्तान जानता है। चाइनीज को रोका, कौन सी सीपैक रोका यार? सीपैक आप मुझे बताएं, लेके आए आपकी सीपैक का टोटल जो आपने कवर करवाया है 2300 किलोमीटर है, हम 6100 करा चुके हैं। आप मैं तो हैरान हूँ कि आपको स्टैटिस्टिक्स ही नहीं पता। नहीं देखें, नहीं अभी आ जाए, मेरी रिकॉर्ड पे ले आता हूँ। मेरी गुजारिश सुन लें, 1700 किलोमीटर मोटरवे हमने बनाई है और एक पोर्शन हम छोड़ के गए थे जो कराची हैदराबाद वाला, हैदराबाद शक्कर वाला। बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपने इस टॉपिक में आना है ताकि मैं इनको बताऊंगा कौम के साथ क्या किया। मैं आपको बताऊंगा क्या किया इन्होंने। अच्छा, जो आज इदारों को मुतनाज़े बनाने की बात है, मैं वही गिनवा रही हूँ ना। बात सिर्फ अदलिया की नहीं है, बात एस्टैब्लिशमेंट की है, फिर बात पार्लियामान की है, फिर बात नैब की है, फिर बात इलेक्शन कमीशन की है। तो ये मजबूत बनाना, उनकी इज्जत कराना, जिम्मेदारी अव्वलीन किसकी है? किसका काम है? ये डोमेन किसकी है सर? डोमेन पार्लियामान की है। देखिए, पार्लियामान को जब आप बेतौकीर कर देंगे तो फिर सारा जो है चीज़ मुतनाज़ा हो जाएगी। बुनियादी तौर पर रियासत जो है वो अवाम है और अवाम पार्लियामान के ज़रिए अपना बोलते हैं और वहीं से हुकूमतें मुतरश्शे होती हैं। ना रियासत हुकूमत है, ना अदलिया रियासत है, ना अफवाज पाकिस्तान रियासत है।
रियासत सिर्फ अवाम है जो पार्लियामान के जरिए अपना हक हाकमियत करते हैं। और रियासत की लॉयल्टी टू द स्टेट, आर्टिकल 5 कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वफादारी रियासत की और पासदारी और ताबेदारी आइन की। सो इसमें ना हुकूमत की पासदारी और ताबेदारी है, ना अदलिया की ताबेदारी है, ना अफवाज पाकिस्तान की ताबेदारी है। सो खुदारा जब हमने अदारे मजबूत करने हैं तो हमें पार्लियामान का जो है ताकत और पार्लियामान को इस इमरानी मुआहदे को जो 22 करोड़ अवाम ने अपने लिए एक मुंतखब किया है, एक आइन जो है वो किया है, मुंदरज किया है, उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। तो हर कोई अपने अपने दायरा हदूद में रहे। जब आप पार्लियामान को अदलिया उठा के यानी प्राइम मिनिस्टर को उठा के फेंक देती है बाहर, एक को नहीं, दो को नहीं, एक को फांसी दे देती है। आप जरा तारीख अपनी देखते जाइएगा, जो अख्तियार अदलिया में नहीं है अगर वो भी अख्तियार करेंगे तो फिर आप कैसे कहेंगे इदारे मजबूत होंगे? इदारे मजबूत तभी होंगे जब आप अपने हदूद और कयूद में रहेंगे। बिल्कुल, ये दिस इज द मेन थिंग कि तमाम ही इदारों को, तमाम ही रियासती इदारों को अपने हदूद और क़यूद में रहना होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो जिम्मेदार हैं, आप पार्लियामान की बेतौकीरी से पार्लियामान को बचाएंगे तो अगले इदारों पर आएंगे। जब मैं बात ये करती हूँ कि गवर्नमेंट भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है, तो जो इन्होंने किया वो 30-40 साल की कहानी सुनाते हैं, लेकिन 3.5 साल में जिस तरह से आपने इदारों को मुतनाज़ बनाया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो नैब को तो अपोजिशन इस तरह से बनाया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुख्तसर साहब ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सर प्रोग्राम शुरू हो गया, ये ब्रेक में भी लड़ रहे थे तो अभी भी शुरू हुआ। पीएमएल की मुर्गी जो अंडे देती है ना कि काफ नून मीम जे, उसका मसला है, हमारा कोई पीटीआई नहीं था। अच्छा खैर, पीटीआई तो उसमें से नहीं निकली, पीटीआई एक पुरानी जमात है। सर बात यहाँ पर आके ठहरी है क्योंकि पार्लियामान सुप्रीम है। अगर आप पार्लियामान, जैसे से खोसा साहब भी कह रहे हैं, पार्लियामान को बेतौकीर करेंगे तो इदारों तो सवाल करें कि अदारे आज तक क्यों नहीं बने? अगर ये 40 साल 50 साल की हुकूमतें थी तो अदारे बने क्यों नहीं? अंपायर की उंगली की वजह से मुझे बताएं ना, क्यों नहीं बने? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली किसके साथ कब नहीं थी? क्या आप लोग उससे पीछे हटे रहे? क्या आप लोग आज तक नहीं है? कौन सी बातें हैं जो अंपायर की उंगली पे लटके हुए थे? जर्नैल आपको लेके आए, तो जद्दोजहद कर रहे हैं उनके खिलाफ। अभी कौन कर रहा है उनके खिलाफ जद्दोजहद? आपकी आप लोग कर रहे हैं जद्दोजहद। आप तो उनके अंपायर की उंगली पे आप जद्दोजहद नहीं कर रहे। आप तो रोजाना उनको कॉल करके कहते हैं जी आप बोल बताओ कौन सा पॉलिश करना है। रोना आप करते हैं ना। अच्छा सर पार्लियामान खोसा साहब का मैं बताऊं कौन कि जिस दिन आप पार्लियामान की बेतौकीरी खत्म करेंगे ऑटोमेटिकली निजाम मजबूत होगा, इदारे मजबूत होंगे। देखें, आपको ये बातें क्वेश्चन है ना, ये पूछे ना कि जिन लोगों का टेन्योर था इदारे मजबूत हो गए थे? क्या इदारे मजबूत हुए? उन पे हमले नहीं हुए? क्या उस वक्त आपने जब ये गए हैं 3 साल पहले तमाम इदारे अपने बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे थे? क्या ये सारा जो डाउनफॉल है, नहीं ये डाउनफॉल जो थी, आप मुझे बताएं जिस दौर में आपकी तकरीबन 1.5 साल से एक इंटरनेशनली ज़ाहिर एक पूरी ग्लोबली एक वायरस ज़ाहिर एक बीमारी आई हुई है, उसको जिसने टैकल किया है, इश्यूज थे ना इनका, मुझे बताएं इन्होंने तो इतना ज्यादा के साथ, लेकिन उस इशू में आपने इलेक्शन कमीशन बचा था, उसको भी आपने मुतनाज़ बना दिया। इलेक्शन कमीशन बाद में माफियां भी मांगी है, आपके बुजुर्ग ने सर जाके माफियां मांगी है। फवाद चौधरी साहब ने माफी मांगी है। मेरी बात सुने, आप अभी ये रेफर पता है आप किसको कर रहे हैं कि ये जो बिल पास हुआ है, प्रॉब्लम इनको हुई है तकलीफ बिल की। अब बिल तो होना था, अब ये क्या करते बेचारे? अच्छा ये बाजार में गए, बिल भी एस्टेब्लिशमेंट ने पास करवाया इन्होंने। नहीं हाँ वो तो आप एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू हैं, आप तो बाहर बैठ, हमें तो बाहर निकाला। अच्छा ये पार्टी वाले बैठे उनकी तकरीर निकालें, अपनी निकालें, आप तो उनके गेड़ों में बैठे हैं। हम 1993 में पीएमएलएन बनी, 1997 में हमारा 22 साल की ग्राउंड स्ट्रगल है, 22 साल हमारी 22 साल हमारी स्ट्रगल है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा जरदारी साहब ने तकरीर की थी मुशर्रफ के साथ देने वाली, वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब की दूसरे दिन मुलाकात तय थी, नवाज शरीफ साहब ने वो मुलाकात कैंसिल कर दी। तो आप लोग भी तो हर एक को खुश करने के लिए विकेट की दोनों की तरफ सारी पार्टी हमारे खिलाफ धांधली हुई, 2018 में बाहर निकाला गया, इन लोगों को लाया गया और अब ईवीएम लाई गई है ताकि क्या कहते हैं दोबारा। अच्छा ईवीएम भी लाई गई है।
जरा तारीख दुरुस्त करें, ये मैं सही कह रही हूँ? सर कौन सी जमात है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर जो बात करते हैं उनके साथ मिलकर नहीं खेली या उनके साथ राब्ते में नहीं थी? जो मैं तारीख की बात कर रही हूँ कि जरदारी साहब ने जब वो तकरीर की थी, दूसरे दिन मियाँ साहब के साथ मुलाकात तय थी और मियाँ साहब ने कैंसिल कर दी थी, ऐसा था? देखिए बिल्कुल ऐसा ही था, मैं उसका हिस्सा हूँ। जरदारी साहब ने कहा था कि हमें तो ज़रूर आप पूछिएगा, एहतसाब कीजिएगा, लेकिन अगर आपका हम एहतसाब करने लगें और आप ज़रा हिसाब अपना दें तो आप सारी ज़िंदगी हिसाब नहीं दे पाएंगे। और उस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जो इशा उनके साथ खाना, जी मुझे तो आ रही है, मुझे नहीं आवाज़ आ रही है, बोले अच्छा। तो उस वक्त जो था बिल्कुल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर जब की थी, एक हार्ड हिटिंग थी और शवाहिद पर मबनी थी और सदाकत पर मबनी थी। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने वो डिनर भी कैंसिल कर दिया था और राहील शरीफ साहब को उस वक्त जो है जाने क्या, मुझे नहीं बाहर का, मैं इसमें ज़्यादा नहीं तफसील में जाता, लेकिन इसमें ये हकीकत है कि हमने कोशिश की कि नैब के ऑर्डिनेंस को जो है, जो ड्रैकोनियन लॉ है, इसको ख़त्म किया जाए या इसकी तस्हीह की जाए, इस्लाह की जाए। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त चूँकि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं थी, हम कोलिशन में थे, हम चाहते थे इत्तफाक राय से हो, वो ना हो सका। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं यहीं से खोसा साहब की बात से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जो जमहूरियत के नाम पर होता है उस पर भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन खोसा साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि यकीनी बात है कि हम दोनों जमातों ने, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ इत्तफाक राय न करने की वजह से कानून साजी में कुछ यकीनन हम नैब को ख़त्म करना चाहते थे या एहतसाब के कानून में इस्लाहें लाना चाहते थे और उसकी वजह, लेकिन मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कंसेंसस ना किया। इसी तरह जब 18वीं तरमीम थी तो हम चाहते थे कि आर्टिकल 62-63 में भी तरामीम हो। किसी को कोई हक नहीं है ये पूछने का कि कलमे सुनाओ और तुम अच्छे मुसलमान हो या बुरे मुसलमान हो। ये अल्लाह के और इंसान के दरमियान एक रिश्ता है, इसलिए हम चाहते थे कि उसकी भी तरमीम करें, लेकिन वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने ना होने दी, जिसके नतीजे में खमियाजे में आज उनके ऊपर उम्र कैद की बंदिश उस शिक की वजह से लगी, जिस शिक को हम चाहते थे कि बीच में से इसको ख़त्म करें। तो इसी तरह अगर आप बाकी चीज़ें देखें तो बहुत सारी हैं जिस वजह से हमारे इदारे मजबूत ना हो पाए। इसलिए मैं समझता हूं कि हमने तो चले सीख लिया दोनों ने, अब पीटीआई को भी ये समझना चाहिए कि अगली बारी इनकी है। खुदारा आप मिलकर सियासतदान बैठें और पार्लियामान के अंदर इन तमाम चीज़ों का हल निकालें, क्योंकि यही अवाम की मंतहा है और यही रियासत का नाम है। इसलिए रियासत को जो है, बिल्कुल ठीक है, पीटीआई वाले भी सीख लेंगे। आपने भी बड़ा वो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबा आते आते, लेकिन अभी भी कितना सीखा है, इसमें भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कौन सी जमात है? चले आप तो फिर एक पीपल्स पार्टी तो अपने तरीके से चल रही है, लेकिन पीएमएलएन, उनकी क्या मुलाकातों के, राब्तों के इंकिशाफात आज नहीं होते? और ये एम्पायर की उंगली की माजरत से आप बात कर रहे हैं, सबको इंतजार रहता है, इंक्लूडिंग आपकी पार्टी। मुझे इसका रिस्पॉन्स करने दें। देखें, बात ये है कि हम लोग एग्जाइल में गए, हमारे पे झूठे मुकदमे बनाए गए, हम पे झूठे नैब के, FIA के, FBR के मुकदमे बनाए गए। मेरी गुजारिश पूरी सुन लें। और ये कहना बड़ा आसान है कि जी हमें ज़रूरत नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए किसी की, हम खुद जीत सकते हैं इलेक्शन। जाते वो लोग एजेंसियों के पास जिनको जरूरत होती है इलेक्शन जीतने के लिए। तो जरदारी साहब पे सैफुर रहमान वाले जो केस था वो किसने? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर हम दोनों ने एक बात की थी कि हम लोगों से गलतियां हुई और हमें उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। और जो 18वीं तरमीम थी, खोसा साहब ठीक कह रहे हैं, उसमें हमने पूरा पीपल पार्टी को सपोर्ट किया। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी थी जो हम बेहतर और भी कर सकते थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आ गई। जब यूके में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुआ था, खोसा साहब, बीबी ने ये बात हुई थी कि किसी से बात नहीं करेंगे, खासतौर पे डिक्टेटर से, लेकिन फिर बीबी ने उन्हीं दिनों मुशर्रफ साहब से राब्ता भी किया और NRO भी साइन हुआ। ये भी तारीख का हिस्सा है। और अभी ये जो बात पुरानी कर रहे हैं, अभी नई बात तो आपने जो बात की है वो तो भी रिसेंटली शहबाज शरीफ की मुलाकातें, पूरी टीम की मुलाकातें जो होती रही वो तो भी है, अभी कुछ ये ताज़ा है। ये चार्टर को तो बड़ा टाइम हो गया,
और अभी जो मुलाकातें हो रही हैं हमें ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत तो आपको बेशुमार होती है और हमेशा ही होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट जो खोसा साहब ने उठाया, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सीख लिया। अब कितना सीखा, हाँ सीखा जी, मुझे कोई सीखने, आप भी खोसा साहब का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं नून लीग का कह सकता हूँ, ये माशाल्लाह बहुत ही ढीठ है, ये नहीं सीख सकते और ये सीखेंगे भी लगा दे पक्के ढीठ हो जाए, पक्के ढीठ हो जाए। और इनके जो लोग हैं, जो इनकी क़यादत, अच्छा इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग, अच्छा पार्टी में तो आपस में पीडीएम की तो है नहीं ना, नून लीग के अंदर भी माशाल्लाह एक बिल्कुल खलीज है। करना चाह रहे हैं जी खोसा साहब। देखें, आपने मरहुमा की बात की है, मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो की। रानी शहीद मेरे घर में ठहरी थी और ये नवंबर 2007 की बात है। यहाँ ही उन्होंने फिर जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मैंने मुशर्रफ से इसलिए बात की कि वो जो बैनुल अक़वामी, जिसमें अमेरिका था, जिसमें बरतानिया था, जिसमें यूएई शामिल था, और तय ये हुआ था कि मुशर्रफ वर्दी उतारेगा और मुशर्रफ शफाफ इलेक्शन करवाएगा, और इसकी गारंटी दी इन बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने। और जब मुशर्रफ ने वर्दी उतारने से इनकार किया तो मेरे घर में, यहाँ इसी जगह जहां मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरे घर में बीबी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुशर्रफ के साथ खत्म, चूंकि इसने जो है ये किया है। सो इसलिए खुदारा रानी शहीद नहीं है हम में, इसलिए मैं वजाहत कर दूं कि वो कौम के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए और आइन की बहाली के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए ये उसने आसन कदम किया था। बिल्कुल ये नहीं था बिल्कुल किया होगा, इसीलिए किया होगा, मुझे उस पर कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि इसलिए नहीं किया होगा। बट माय कंसर्न वाज कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो साइन करके आई थी, जिसमें ये बात हुई थी कि डिक्टेटर के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी, किसी भी हालात में नहीं की जाएगी। लेकिन अगर किया, उसका बैकग्राउंड आप बता रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने मुनासिब समझा होगा। ये मेरा पॉइंट था जिसको मैं एस्टैब्लिश करना चाह रही हूँ। जी अफनान साहब, आप कुछ कर रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जब मार्शल लॉज लगते हैं, जब बार बार इंटरवेंशंस होती हैं, तो ज़ाहिर है आपने उनको जब घर भेजना होता है या कोई उनको, आपने वो कहते हैं हमें एग्जिट दें, हम पे ये ना लगाएं, वो ना लगाएं, तो ज़ाहिर है आपको फिर उनसे बात ही करनी है ना। आप क्या करेंगे, उनको कैसे वापस उनको भेजेंगे? तो खाली ये नहीं है कि आप समझे कि हम मिलने के लिए जा रहे हैं ताकि हुकूमत आ जाए, लेकिन बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं आपके। फिर ये है कि इमरान खान साहब खुद मिलते हैं, इमरान खान साहब परवेज मुशर्रफ साहब के साथ मिले, वज़ीर आज़म नहीं, मैं तो कह रहा हूँ परवेज मुशर्रफ साहब के, मैं परवेज मुशर्रफ वाले बात के कह रहा हूँ, परवेज मुशर्रफ के साथ मिले, उसकी रेफरेंडम में उसकी कैंपेन चलाई नहीं है। मैं तो ये बात मैं कभी कह रही हूं कि ये बात सही है, कोई कंपैरिजन नहीं। ये जुम्मे का वाकया से पूछे क्या हुआ? मैं जुम्मे का भी सुना देता हूं। मैं सेनेट में था, मैं क्या हुआ, भी 3 बिल पास हो गया। मैं बता देता हूं सेनेट से कैसे करा दिए। सेनेट में तो इनके अक्सर नहीं बंदे नहीं आए, आपको पता थे बंदे नहीं आते, बंदे हमेशा ऐसे नहीं। मैं बता देता हूं क्या हुआ है। देखिए, जुम्मा पढ़ने बिजनेस जो ये पहला जुम्मा पढ़ने गए थे, मैं वही तो कह रहा हूं। गुजारिश तो सुन लें, हाउस बिजनेस जो है उसका तरीका ये होता है कि आप पहले बताते हैं कि हाउस के बिजनेस में क्या क्या चीजें आ रही हैं। इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपने सारे लोग इकट्ठे किए, स्मार्ट प्ले नहीं किया, ये इसको कहते हैं कि अपना फाउल प्ले भी है, और ये अय्यारियां मकारियां 3 दिन पहले उधर आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सो गए। फिर मेरी गुजारिश तो सुन लेना, फिर मैं भी बोलूंगा, बीच में कुछ समझ नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी 51 सेनेटर्स ने वोट डाले, ठीक है ना, और इनके 48 ने वोट डाले। जिस जमहूरियत के नाम पर, आइन और कानून की पासदारी के नाम पर, उनकी बालादस्ती के नाम पर तमाम जमातों का अगर देखा जाए तो वो एक ही है नजरियाती तौर पर, लेकिन उसके साथ साथ उनकी अपनी जमातों के अंदर वो जमहूरियत है जिस जमहूरियत की वो ख्वाहिश कर रही हैं। देखें, आप ठीक कह रही हैं। मैं खुद सेक्रेटरी जनरल रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मुझे भी इस चीज़ का जो है खलफशात था, और सारी जमातों में। देखें, आपको ये सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा ये करना पड़ेगा आपको कि पार्टीज़ के अंदर इलेक्शंस बाकायदगी से हों और उसको ओवरसी करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपको मजबूत करना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन जो है एक मॉनिटरिंग और एक रेगुलेटरी बॉडी की हैसियत से अपना फ़ाल किरदार अदा करेगी। अभी तक इलेक्शन कमीशन कोई फ़ाल किरदार अदा ना उसका अख्तियार है, ना वो करती है। और एक दफ़ा पीटीआई ने अगर कराया था वजीहुद्दीन वाला, तो याद करें कि क्या हशर हुआ था उसका। वो जो है पार्टी से निकाल दिए गए थे उस इलेक्शन का क्या हशर हुआ था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो ये तो लम्हा फिक्रिया है कि आप अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो खुदारा अपनी जमातों में भी जमहूरियत को राइज कीजिएगा। अब अगर एक जमात तक महदूद है नहीं, उन्होंने सबका पीपल्स पार्टी तक का नाम लिया, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती।
होनी चाहिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। हम तो कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कोई नहीं करता। जो जमातों ने पैटर्न सेट किया, मैं तो शुरू ही अपने से हुआ हूँ, मैं तो शुरू ही अपने से हुआ हूँ। देखिए मैं तो शुरू ही अपने से किया साहब जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ कोसा साहब, तो जमात इस्लामी मेरा ख्याल है वो वाहिद पार्टी है जिसमें बाकायदा तौर पर इलेक्शन होते हैं, उनके अमीर तब्दील हो जाते हैं। देखिए वो उनका बड़ा अजीब सीक्रेटिव किस्म का है, वो ओपननेस नहीं है। अच्छा। उसमें आम मेंबर नहीं है, उसमें रुकन बनते हैं, उनका एक निज़ाम है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो बाकायदगी से जो भी उनका सिस्टम है उसके अंदर रहकर वो अपना करते हैं, लेकिन वो ओपननेस नहीं है, ओपननेस नहीं है। वजह ये भी है कि जनरल पार्टिसिपेशन नहीं है। सर सबसे बड़ी जरूरत है जब आप आइन कानून जमहूरियत की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरू अपने देखिए हमारी जमात में करने को तैयार नहीं। देखिए हमारी जमात में रेगुलरली इलेक्शंस हुए हैं, और सेकेंडली इनकी एक चीज ध्यान में रखें, इनके लीडर के पीछे जो इनके बच्चे होते हैं आते हैं, इनकी इनकी मुफाद और औलाद की सियासत है। ये करते ही औलाद और मफाद की सियासत है, या पैसा कमाना है या फिर उसके बाद अपने बच्चों को लाना है, क्योंकि वो हुक्मरान है जी पाकिस्तान के, उन्होंने आना है, वापस आना है, हुक्मरानी करनी है, एक बच्चे ने आना है, दूसरे बच्चे ने आना है, सबका यही हाल है। आप जमहूरियत कौन सी जमहूरियत? ये कल्चर पार्टीज के अंदर से खत्म होना चाहिए, ये मरूसी सियासत खत्म होनी चाहिए। दुनिया में परवेज खटक साहब के बच्चे कहते हैं सियासत में नहीं। इमरान खान के बच्चे बड़े ही नहीं हुए तो कहां सियासत में आएंगे? वो पाकिस्तान आएंगे तो यहाँ पे सियासत करेंगे। इमरान खान का सारा खानदान सियासत में, आपको पता है कि सारे के सारे सियासत में, इमरान खान के सारे के सारे कोई भी नहीं है। उस्मान बुज़दार को कौन चलाता है? कौन चलाता है बुज़दार को? नवाज शरीफ साहब आज कहते हैं वैसे मैं उनको आज तस्लीम कर दिया हूं, लड़ाई सिंसियरली लड़ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वतन में आके क्यों नहीं ये लड़ाई लड़ रहे? बच्चे लड़ रहे हैं, पोते लड़ रहे हैं। देखिए मुझे बात करने दे, फिर मैं आपको भी नहीं बात करने दूंगा। 2 मिनट में बात लास्ट कमेंट है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के मियां साहब जरूर वापस आएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें दुनिया के अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी जमहूरियतों के क्या कहते हैं मिसालें देते हैं। क्या आप ये अपना बुश फैमिली नहीं थी? क्या ये डेविड कैमरॉन की पूरी फैमिली क्या कहते हैं सियासत में नहीं थी? आप ये उधर इंडिया चले जाएं, उधर गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली क्या कहते हैं सियासत में नहीं है? लीडरशिप एक से दूसरे को ट्रांसफर होना, इट्स अ डिफरेंट ये नहीं, ये ट्रांसफर देखिए मेरे देखें पाकिस्तान का कानून ये कहता है पाकिस्तान देखिए प्रोसेस चलेगा तो होगा। मेरी गुजारिश सुन लें, हम खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम बने, हमने वजीर आला के कहते खोसा साहब को बनाया, हमारी पार्टी के सदूर जावेद हाशमी साहब रहे, अपना सरदार हुक्मरानों देखिए हेड की होती है बात, नीचे जोड़ना फायदा नहीं है। आपका जो फैमिली है ना, रूलिंग फैमिली की बात होती है। लेकिन सरदार लतीफ खोसा साहब ने बड़ी उम्दा बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बी से ये बात शुरू की है, और ये वाली वो जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी अगर जिस दिन हमारे पॉलिटिशियन में आ गई ना, तो मैं ख्याल है जो उनकी शिकवे शिकायतें दीगर इदारों से हैं वो खुद ही दम तोड़ देंगी। पार्टीज के अंदर जिस दिन जमहूरियत आ गई तो सबसे मजबूत पार्टीज होंगी, सबसे मजबूत पार्लियामेंट होगा, और फिर सबसे मजबूत उस वक्त असल में जमहूरियत होगी। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।